हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश का भैया और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रैंक प्लस पर, जहां हम पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिससे आप चीज़ों को केवल याद ना करो बल्कि समझो भी। सो बच्चों देखो, आज की जो वीडियो है वो आपकी जीत की तैयारी की नई वीडियो है। जीत की तैयारी यानी समझ गए होंगे आप, यानी जो जेईई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे जो भी लेटेस्ट ईयर हैं उनके सारे PYQs। ओके बच्चों देखो, अगर बात करेंगे सिलेबस में, क्योंकि अपडेट हुआ है, तो ऐसे केस में अगर आप बहुत पुराने PYQs करोगे अच्छी बात है, टॉपिक क्लियर होगा। लेकिन इस साल किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो ज्यादातर वो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके लेटेस्ट ईयर में आ रहे हैं, लाइक 20 के बाद के ईयर, यानी 20, 21, 22, 23 में जो आपके एग्जाम हुए हैं उनके पेपर्स को हम सॉल्व करने वाले होंगे। ओके, एंड आज की वीडियो में हम जब सॉल्व करेंगे वो रहेगा हमारा चैप्टर परमाणु की संरचना, एंड आज रहेगा इसका लेक्चर नंबर 2। ओके, लेकिन अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन करते टाइम एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ एडवांस में, कभी भी क्वेश्चन करो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, पढ़ने के बाद सोचो कि वो कौन से टॉपिक से आया है, उसके बाद सोचना कि भाई कैसे हमें थ्योरी अप्लाई करनी है, या अगर कोई न्यूमेरिकल है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कुछ तरीके होते हैं ना, तो हमेशा ये वाला तरीका हमेशा फॉलो करना। जैसे कि अगर हम इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, है ना, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया, पहले हम आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि किस टॉपिक से, फिर इसको करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको बोला है कि निम्नलिखित में से किस क्वांटम संख्याओं के समूह की अनुमति नहीं है। ओके, तो ये तो मैं पता चली क्या होगा, कौन सा है हमारे, ये आपका क्वांटम यांत्रिकी जो मॉडल है वहां से बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें क्वांटम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है कि कौन से प्रकार की क्वांटम संख्या अभी यहाँ पे संभव नहीं हो पाई, कौन सा समूह संभव नहीं हो सकता। ओके, तो आपको पता है कि अगर हम थोड़ी सी थ्योरी पर अगर मैं जाऊँ आपके लिए, तो अगर हम बात करें हमारा जो भी क्वांटम संख्या हमारे पास जो भी रहती है, आपको पता है कि हमारे पास टोटल 4 हमारी क्वांटम संख्याएं होती हैं, है ना। एक तो होती है मेरी मुख्य क्वांटम संख्या जिसको आप स्मॉल n से प्रदर्शित करते हो, एक होती है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको आप स्मॉल l से प्रदर्शित करते हो, एक होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या जो आपकी ml होती है ना, और इसको कभी कभार क्या है केवल m भी लिख देते हैं, दोनों इसके नाम चलते हैं। ओके, और एक होती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या जिसको ms से प्रदर्शित करते हैं या फिर उसको s से भी प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखना सिंबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंबल से ही बता रहा हूँ। ओके, क्वांटम संख्या होती है हमारी जो कि हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली हमारा कौन से कक्षक में होता है, कौन से कोश में होता है, वो सारी बातें बताने के लिए कि परमाणु में उसकी सही स्थिति क्या होगी, हम क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं। 4 हमारी क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n, द्विगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l, चक्रण चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको ml या फिर m से भी प्रदर्शित करते हैं, और आपकी चक्रण क्वांटम संख्या जो कि ms या फिर s से जिसको प्रदर्शित किया जाता है। हर एक क्वांटम संख्या का अपना अपना उपयोग भी होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे n, ये जो आपको क्या प्रदर्शित करती है, ये हमेशा कोश संख्या को प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में चक्कर लगा रहा होगा। L जो है जबकि द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, ये बेसिकली बता रही होती है उपकोश के बारे में, कि ये उपकोश के बारे में ज्यादातर जानकारी देती है ना। अगर हम बात करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये बताती है कि आपका जो उपकोश है उसके अंदर कौन से कक्षक के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये बेसिकली मुझे कक्षक को बताने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, या कक्षक की स्थिति को बताने में काफी ज्यादा इसका योगदान रहता है। और लास्ट में जो ms होती है, जो चक्रण क्वांटम संख्या है, वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में है उसका चक्रण कैसा होगा, वो दक्षिणावर्त चक्रण में है या वामावर्त चक्रण में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये बेसिकली चक्रण को प्रदर्शित करती है, और जिसके लिए आप जानते होंगे जो आपका जो चक्रण होता है वो आपका +½ या फिर आपका -½ होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक थ्योरी है जो आपको हमेशा पता रहनी ही चाहिए, लेकिन मिनिमम थ्योरी है। ओके, ऐसी बात नहीं है कि देखो अगर आपको अगर क्वेश्चन करने हो तो आपको कितना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना होता, लेकिन ये कि मिनिमम थ्योरी आपको हमेशा पता होनी चाहिए, और वो मिनिमम जो बेसिक्स है वो आपके पास के भी आपको हमेशा देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे क्वांटम संख्या पर क्वेश्चन था, हमने सारी बात कर ली। अच्छा, अब हमसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, थोड़ा सा कि आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा समूह है जो संभव नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या होता है, एक कोश के अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें n के अंदर हमारे पास उपकोश आता है, कोश के अंदर उपकोश आता है, उपकोश के अंदर कक्षक आता है, और कक्षक के अंदर फिर चक्रण की हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एक कोश संख्या के अंदर एक कुछ फिक्स ही उपकोश होते हैं, और एक उपकोश के अंदर कुछ फिक्स प्रकार के ही हमारे कक्षक पाए जाते हैं। यानी हर एक के लिए ऐसा नहीं है कि अगर आप पहला कोश हो तो उसके अंदर आप कोई भी उपकोश डाल दोगे, SPDF चारों के चारों डाल दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक किसी के कुछ नियम होते हैं। तो हम ये कहते हैं, तो अगर हम बात करें कि अगर आपकी कोई कोश है, अगर n है, कोई भी एक कोश की संख्या है, तो उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो कौन से उपकोश हो सकते हैं, आपकी 0 से लेकर के n-1 तक के उपकोश संख्या जो है वो संभव हो पाती है।
यानी अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो अगर n अगर आपके पास कोश की संख्या है तो उसके अंदर कितने हो सकते हैं उपकोष, 0 से n-1 संख्या तक उपकोष संभव हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर कितने कक्षक हो सकते हैं, उसके अंदर कक्षक होते हैं -l से लेकर के +l तक। ये क्या है, सारे कक्षक जो है उसके अंदर उपस्थित हो सकते हैं किसी भी उपकोष के अंदर, जिसके अंदर प्लस और माइनस आप दोनों ही चक्रण संभव होते हैं। ऐसे हम बात करते हैं। अब जैसे कि चलो इसको हम एक बार क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें क्या बोला है, जैसे पहला ऑप्शन क्या है, n = 3 है ना, और यहाँ पर एक बोल रहा है क्या n = 3 के अंदर l = 2 उपकोष संख्या संभव है या नहीं है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ जैसे कि n = 3 है ना, अब मैं पूछूं यहाँ पे कि हमारे पास कौन कौन से उपकोष यहाँ पे संभव हो सकते हैं, यानी l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो मैंने क्या बताया, l कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेके n-1 तक, ये सभी l के मान संभव इसके अंदर हो सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तीसरे नंबर की हमारे उपकोष कोष की बात की जा रही है। तो यानी कि l क्या हो सकता है, 0, 1, 2 यहां तक का। ओके, n-1 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटा तो क्या हो जाएगा 2, यानी 0 से लेकर 2 तक के मान मेरे सारे संभव है। तो 0, 1 और 2, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि कितने m हो सकते हैं, यानी हमारी चुंबक की क्वांटम संख्या कितनी हो सकती है, तो मैंने क्या बताया, m की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है वो आपको डिपेंड करता है l की वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। अब जैसे कि हमसे किसका पूछ रहा है, तो n = 3 के अंदर क्या l = 2 आ रहा है, बिल्कुल l = 2 यहाँ पर ये आ रहा है, ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर ये पूछ रहा है कि ml की वैल्यू क्या 0 हो सकती है क्या, मतलब क्या 0 संख्या वाला चुंबकीय क्वांटम संख्या हो सकती है। चलो देखते हैं। तो अगर आपके l की वैल्यू अगर 2 है तो इसके लिए मैं देखता हूं m की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। तो m के लिए हमने क्या बोला, -l से लेकर के +l तक हमारे पास सारे मान संभव है, यानी कि हमारे पास -2 से लेके +2 तक। अब l क्या है मेरा 2 है, तो -2 से +2 हो जाएगा, यानी कि -2, -1, 0, +1 और +2। तो अगर देखा जाए तो क्या इसके अंदर ml की वैल्यू 0 आ रही है, बिल्कुल 0 आ रही है, ये रहा बीच वाली संख्या, यानी ml 0 हो सकता है इसके अंदर। और चक्रण क्या +½ हो सकता है, बिल्कुल उसका। अब ध्यान रखना, कोई भी कक्षक हो उसके अंदर +½ और -½ दोनों ही चक्रण संभव होते हैं। तो s की वैल्यू जो होती है वो +½ भी हो सकती है एंड आपके पास -½ भी हो सकती है, दोनों ही संभव होते हैं। तो यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले वाले में सारे मान क्या है, संभव है, ठीक है। तो यानी कि पूरा जो समूह है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, जो हमारे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो यानी इसकी अनुमति होगी। हालांकि क्वेश्चन में हमसे पूछा अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक बताने का तरीका हो गया कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब हमें और में भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, दूसरे में ट्राई करते हैं, है ना। दूसरे में आपसे क्या बोला, n की वैल्यू अगर 3 है तो, ठीक है, तो क्या क्या संभव है। तो देखो n की वैल्यू 3 की कंडीशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, तो मुझे बस इसी को थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर n की वैल्यू 3 है, देखो शुरुआत करना हमेशा कोश संख्या से, ओके, जो आपका n मुख्य क्वांटम संख्या वहां से शुरुआत करनी है। तो n की वैल्यू 3 है तो क्या l की वैल्यू 2 हो सकती है, अभी हमने देखा था n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू देखो 2 हो सकती है, तो मतलब यहां तक तो ठीक चल रहा है। अच्छा, l की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू क्या उसके अंदर -2 हो सकती है, उसके अंदर पूछ रहा है। तो हमने भी निकाला ना कि देखो m की वैल्यू अगर 2 थी तो -2 से +2 यानी कि -2 हमारे पास आता तो है, यानी -2 हो सकता है, तो ये भी सही है। और s की वैल्यू +½ हो सकती है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था s की वैल्यू प्लस या -½ दोनों ही हो सकती है, तो ये भी यहाँ पर सही होगा। तो ये भी आपका सही है, इसकी भी अनुमति है। अच्छा, तीसरी में बात करें, अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या l की वैल्यू 3 हो सकती है क्या। तो अभी देखो हमने क्या देखा था, l की वैल्यू 0 से n-1 तक, यानी एक कम संख्या तक होनी चाहिए। तो 0, 1 और 2 तो हो गया, लेकिन क्या हमने यहाँ पे 3 लिखा था, नहीं, हमने यहाँ पे 3 नहीं लिखा है, यानी यहाँ पर गलती हो रही है, ये गलत है, यानी n की वैल्यू जो 3 है वो नहीं हो सकती है। तो ये आपका पार्ट है, गलत हो जाएगा, इसकी अनुमति नहीं है, फिर आपको आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आगे के मान में नहीं होने वाले। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि हमसे पूछा अनुमति नहीं है, ठीक है। हालांकि आप चाहते हो चौथे ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि n की वैल्यू अगर मैं 3 बोलता हूं, ठीक है, तो क्या l की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल 0 हो सकती है। देखो ये रहा 0 हो सकता है। और अगर l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, तो बिल्कुल चलो देख सकते हैं। अगर हम 0 लेकर चलते हैं एक तरफ तो m की वैल्यू क्या बताई मैंने, -l से +l। अब -0 से +0 क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही हो गया ना, यानी m की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये वाला पार्ट भी सही है। और s की वैल्यू चक्रण तो आपका +½ -½ कोई भी हो, सब चल जाते हैं, तो ये भी पूरा सही रहेगा। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है वो भी सही लिखा हुआ है। यानी अगर चारों में देखा जाए तो कौन से में संभव नहीं हो पा रहा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो ध्यान रखना, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको क्वांटम संख्या वाला जो टॉपिक है वो आपको इस चैप्टर में जरूर अच्छे से करना है। लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर बात करें तो क्वांटम संख्या हो गई जैसे आपका, या उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे आप लिखते हो, या कक्षकों की ऊर्जा के आधार पर उनको व्यवस्थित करना, ऐसे क्वेश्चन लेटेस्ट ईयर में बहुत ज़्यादा है। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही के ईयर में आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे, तो आपको इन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए, ताकि अगर इस साल अगर आते हैं या आने वाले साल में भी अगर आते हैं तो इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। ओके तो ये आपका आई होप पहला क्वेश्चन है, सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके सो चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और हमें देखना है कि आगे क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। तो देखो वही सेम तरीका क्वेश्चन पढ़ना है, पहले टॉपिक समझना है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे हमारा आंसर आएगा। तो आंसर आना ईजी है अगर आपको एक बार टॉपिक आता है तो जैसे क्या बोला आपको, यदि आपको हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी बोहर कक्षा की त्रिज्या आपको दी हुई है R3, ओके क्लियर है, R3 दी हुई है, और आपको चौथी बोहर कक्षा की त्रिज्या R4 है। ओके तो आपसे पूछा क्या है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है R3 और R4 के बीच का संबंध क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए हमें क्लियरली पता चल रहा है कि R4 और R3 में क्या संबंध होना चाहिए। तो देखो पहले टॉपिक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा है ना, देखो क्लियरली लिखा हुआ है बोहर कक्षा। आप समझ गए होंगे कौन से मॉडल की ये बात कर रहा है, जो आपका एक इकलौता मॉडल। ओके आपको पता है जेईई में अगर बात करोगे तो आपके पास जो थॉमसन का मॉडल है और जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो हटा दिया गया है, तो वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको पता है सिलेबस अपडेट हुआ है, तो अब क्या हमारे पास क्या बचा है, बोहर का मॉडल, तो वहां से क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। और वहां पे 3-4 जो फॉर्मुले होते हैं त्रिज्या के, वेग के या ऊर्जा के जो फॉर्मुले हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है बोहर मॉडल की त्रिज्या वाले फॉर्मुले से आया है। तो अगर हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आपको कौन सा है, जो बोहर मॉडल है आपका, वहां से बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ये बात कर रहा है त्रिज्या के लिए। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे कोई अगर फॉर्मूला लगाना भी है बोहर मॉडल में, तो मैं मानता हूँ 3-4 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम कौन सा लगाएंगे, वही लगाएंगे जो हमारे काम का है, जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में त्रिज्या की बात हो रही है तो हमें त्रिज्या वाला फॉर्मूला ही लगाना है। अब बस आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हाथ में मिल जाएगा, लेकिन हाँ हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना, कि क्वेश्चन में ये टॉपिक था, उसके अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी उसके अंदर भी वो त्रिज्या की बात कर रहा है, तो हमें बहुत सारे फॉर्मुले मैं जानता होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन हमें वही लगाना है जो सबसे ज्यादा काम का है। तो त्रिज्या वाला फॉर्मुला लगाओगे। अच्छा अब फॉर्मुला लगा रहे हो तो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या का फॉर्मुला क्या होता है, आपको पता है R इक्वल टू क्या होता है, 0.529 इंटू में n² आपका एंगस्ट्रम। तो ये बेसिक क्या होता है, बोहर त्रिज्या का फॉर्मुला होता है। किसी भी कक्षा की अगर बात की जाए, किसी भी कोश की अगर बात की जाए, तो आप इससे निकालते हो, है ना। जहां पर n क्या होता है आपका, n आपको पता है वो होता है आपकी कक्षा, है ना, या फिर आपका क्या होता है वो कोश होता है। ठीक है, एक चीज तो ये होती है। और आपके पास z क्या होता है, z आपका होता है परमाणु क्रमांक होता है। तो ये तो सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज तो चलो हमें पता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में जो चीजें दी हुई होंगी वो पता होनी भी चाहिए, तो हमें पता है क्लियरली, ठीक है। अच्छा अब इसने क्या बोला, इससे हमसे कंपेयर कैसे करा रहा है, ये R4 और R3 में कंपेयर करवा रहा है, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, R4 और R3 दोनों के लिए एक बार त्रिज्या निकाल लेते हैं और दोनों में संबंध देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर मान लो मुझे चौथे कोश के लिए निकालना हो, यानी R4 निकालना हो, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए 4 हो जाएगी, क्योंकि चौथी कक्षा की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.529 इंटू में n² का मतलब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 कोश है ना। तो 4 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा z क्या है परमाणु क्रमांक। तो क्वेश्चन में देखो क्या हमें किसी परमाणु की बात की जा रही है, तो चलो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में देखो क्लियरली बोला हाइड्रोजन परमाणु, और हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो यानी कि z की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से और लास्ट में आपका मात्रक एंगस्ट्रम। ऑब्वियसली बात है मात्रक या यूनिट्स का तो हमें ध्यान रखना ही है। तो R4 हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया 0.529 इंटू में 4 का स्क्वायर एंगस्ट्रम। देखो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे मतलब सॉल्व करना शुरू कर दो, अभी मत करो। ओके देखो अगर आपको कभी भी संबंध निकलवाया जा रहा है तो असल में क्या होता है, कई बार उसे अनुपात में लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो आपको वहाँ फायदा मिलेगा। जैसे अभी आप यहाँ पर देखोगे तो R4 मैंने निकाले, चलो इसी प्रकार से R3 भी निकालते हैं। R3 क्या हो जाएगा 0.529, क्योंकि देखो उसने क्वेश्चन में बोला है तीसरी कक्षा की बोल रहा है, तीसरी कक्षा का दिया हुआ R3, चौथी का R4 है, तो हमें दोनों के बीच संबंध निकालना है। तो R4 हमने निकाल लिया, R3 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.529 इंटू में n का स्क्वायर। अब R3 का मतलब क्या, तीसरे कोश की बात हो रही है, यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन z आपका 1 हो गया। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो मात्रक एंगस्ट्रम, तो 0.529 इंटू में 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा एंगस्ट्रम आ जाएगा,
ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर आ गया। तो एक बात तो हो गई आपका ये, और दूसरा होगा ये। अब मुझे अगर इन दोनों के बीच में संबंध निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को अनुपात में ले लेते हैं, R4/R3 कर लेते हैं तो संबंध मिल जाएगा। और ऐसे में आप देखोगे कि कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो आप कैलकुलेशन से बचोगे। तो यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाएगा आपके लिए, तो ध्यान रखना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तो आपको करना ही चाहिए। तो देखो अगर मैं बोलता हूँ फिर यहाँ पे R4/R3 निकालते हैं, चलो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो दाहिने वाली लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में बटे में आएगी, राइट वाली चीज राइट में जाएगी। तो लेफ्ट में तो R4/R3, राइट में क्या है, राइट में लिख लेते हैं 0.529 इंटू में 4 का स्क्वायर अपॉन में 0. ये पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना, 529 इंटू में 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, अब आपको दिख रहा होगा, अब सभी लोगों को दिख गया होगा कि हाँ यार फायदा तो हुआ यहाँ पे कि भाई हमने नहीं काटा तो हमारा टाइम बच गया। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते और फिर से सॉल्व करते, डबल मेहनत, यहाँ पर देखो सीधे सीधे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे आती है, आप देखो यार, आपको ये सोचे कि भैया आपको तो चलो पता है, लेकिन मुझे कैसे पता है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत करी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिक क्या होता है, दिमाग में पता चल जाता है कि आगे ये होने वाला है, तो आप प्रिपेयर रहते हो पहले से, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी कि 16/3 का स्क्वायर हो गया मेरा 9, सही है। और मुझे क्या निकालना है, R4। तो देखो वैसे तो हमारा संबंध आ गया R4/R3 16/9। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस पॉइंट पे एक बार थोड़ा सा ऑप्शन देखो कि अब ऑप्शन कैसे, क्योंकि आपको लास्ट में ऑप्शन मैच करवाना पड़ता है। तो देखो R4 एक तरफ दिया हुआ है और R3 दूसरी तरफ दिया हुआ है, तो ऐसा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, तो R4/R3 के लिए क्या करूंगा, वहां पे भेज दूंगा। अब ये बटे में तो दूसरे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R3 इंटू में 16/9। तो ये आपका हो जाएगा, तो R3 16/9 आपका आंसर आ जाएगा। अब कौन सा है, चलो देख लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, R4 = R3 16/9। ये ऑप्शन नंबर बी, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, मैं बता रहा हूँ अगेन, बोर मॉडल से क्वेश्चन आएगा, इजी आता है, फॉर्मुला बेस्ड आएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इधर करनी चाहिए। ओके, क्लियर है। थॉमसन और रदरफोर्ड तो वैसे भी नहीं आने का, तो हमारे पास एक ही मॉडल बचा, और एक क्वांटम यांत्रिकी की मॉडल भी है, लेकिन वहां से क्वांटम संख्या का पार्ट पूछा जाएगा। और बोर मॉडल में आपसे 3 या 4 जो आपके फॉर्मूले हैं वो उस पर बेसिस आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इधर थोड़ा फोकस करना। ओके, तो ये वाला टॉपिक आपका अच्छा चलेगा और बहुत अच्छा रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अगेन 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है सारे, चिंता मत करना, पुराना क्वेश्चन लेना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, लाइक फायदा नहीं होगा। टॉपिक चाहो तो कर लेना, अच्छा रहेगा, टॉपिक स्ट्रांग होगा, लेकिन हाँ पैटर्न समझ में आना चाहिए कि अब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हमें चीजें पता होती हैं लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। अब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो थ्योरी का भी क्या ही फायदा। इसलिए नए टाइप के क्वेश्चन करो, ज्यादा अच्छा रहेगा लेटेस्ट चीज के क्वेश्चन करने का, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो एक बार देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है कि प्लेटिनम धातु की बात की जा रही है। प्लेटिनम धातु के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। ओके, तो देखो टॉपिक सबसे पहले क्या बोला, टॉपिक पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमें टॉपिक पता भी है ना, आपको दिख गया होगा कौन सा है हमारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है। तो हमें बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है कि यार ये कहां से आया होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कोई भटकने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन पहली बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेता हूँ अलग से, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये क्या है आपका टॉपिक हो गया। यानी कि यहीं पर कोई ना कोई फॉर्मूला या कोई ना कोई थ्योरी होगी जो मेरे लिए काम में आने वाली है। सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा तो है नहीं। अब इसके अंदर अगर आप सोचो कि यार बोहर मॉडल से आया है तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। जो टॉपिक है क्लियरली दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमको सोचना है सारा, क्लियर है। अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है, कि आपको पता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर क्या होता है। चलो थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा रिवाइज दे देता हूँ। जैसे कि आपको पास क्या है कि कोई भी अगर आपके पास धातु की अगर कोई प्लेट होती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग चलता है। होता क्या है, अगर इस पर कोई भी प्रकाश आपको पता है एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है ना, तो यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास कोई भी लाइट है, यानी आपको पता है प्रकाश है, कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो क्या होता है कि अगर वो धातु से टकराती है तो क्या होता है, आपको पता है धातु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश की वजह से बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी प्रभाव का बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। यहाँ विद्युत वर्ड जो होता है वो असल में इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को समझाने में हेल्प कर रहा है, और प्रकाश की वजह से ये काम हो पा रहा है, ये प्रभाव देखने को मिल रहा है, इससे इसको बोलता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको बाद में आइंस्टीन ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और इसके लिए फॉर्मूला भी दिया था। ओके, तो ये वो टॉपिक है असल में, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके, चलिए, तो अभी देखो हमसे क्या पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, जैसे यहाँ पे क्या बोला कि फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, ठीक है, फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम ऊर्जा का मतलब क्या होगा, मतलब देखो ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी प्रकाश डाल दो और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। ये जो लाइट है, आपको पता है लाइट किससे मिलकर बना है, फोटोन से मिलकर बना है ना। हम जानते हैं कि लाइट आपका
फोटोन से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो कि आपका प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत समझ जाता है। वो यही तो बोलता है कि जो प्रकाश है, जो कि तरंग है, उसके अंदर भी कण रूप पाया जाता है। और वो कण कैसा होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, जिससे आपका पूरा प्रकाश बनता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण बनती है। और वही आपका सबसे छोटा जो पैकेट है उसका बोलते हो फोटोन, ओके, या उसको क्वांटा बोला जाता है। और प्रकाश के संदर्भ में, प्रकाश के रेस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो उसको हम फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात है जो आपके प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत में समझाई जाती है। इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, तो हम ये बोलते हैं कि फोटोन की ऐसा नहीं है कि प्रकाश की ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी आप प्रकाश डाल दो और इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे कि मान लो अगर अब हमारे पास जैसे अभी सनलाइट आती है ना, तो देखो अब अगर मान लो अगर मैं बात करूं जैसे कि जैसे हमारे पास लोहा हो, जैसे हम इस पेन की बात करते हैं, अब इस पर लाइट आ रही है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे लाइट लगी हुई है, लाइट आ रही है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो लाइट है ना, इसके पास भी एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए कि भाई वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल पाए, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो अंदर बंधा हुआ है, धातु के अंदर है, बंधा हुआ रहता है उससे, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस है, आपके पास नाभिक है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ रहेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा का प्रकाश चाहिए, और तब जाके वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एक मिनिमम ऊर्जा तो चाहिए होगी ना। तो वो जो मिनिमम ऊर्जा का जो प्रकाश है, या मिनिमम ऊर्जा की जो आपका विकिरण होता है, वो मिनिमम ऊर्जा जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसको आप बोलते हो कार्य फलन। तो यहाँ पर ये बेसिकली कार्य फलन के बारे में पूछ रहा है, ये असल में आपका टॉपिक आता है। तो कार्य फलन, कार्य फलन क्या होता है? वो न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश आपका, या वो न्यूनतम ऊर्जा जो आपको जरूरत पड़ेगी किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो न्यूनतम ऊर्जा आपकी कार्य फलन कहलाती है, ठीक है। जिसको कि आप किससे प्रदर्शित करते हो? W0 से, ओके, W0, या फिर इसको फाई से भी प्रदर्शित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ये होता है h/0, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। जहां पर h क्या होता है आपका, वो होता है आपका प्लैंक स्थिरांक, ये तो आपका प्लैंक स्थिरांक होता है। और न्यू0 क्या होता है, ये आपकी होती है देहली आवृत्ति, ठीक है, इसको देहली आवृत्ति बोलते हैं कि कम से कम इतनी आवृत्ति का प्रकाश तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आवृत्ति क्या होती है, ऊर्जा को बताती है प्लैंक के क्वांटम मॉडल के अनुसार, ठीक है। तो अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया, देखो क्वेश्चन में हमें सब कुछ दिया हुआ है, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, बस आपको छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो आपका फॉर्मूला आपको मैंने भी लिख दिया, फाई इक्वल टू h/0, या फिर आप W0 भी बोल सकते हो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिंबल्स होता है, सिंबल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो h इंटू न्यू0। अब देखो क्वेश्चन में क्या हमें क्या क्या दिया है, अब देखो क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें दी हुई है, क्या दी हुई है? प्लेटिनम की आपको देहली आवृत्ति दी हुई है, यानी हमें क्या दिया हुआ है, न्यू0 हमें दिया हुआ है, देहली आवृत्ति, ये तो क्या हो जाएगा मेरा न्यू0 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको देहली आवृत्ति दी हुई है। और h क्या आपका प्लैंक स्थिरांक, देखो क्वेश्चन में वो भी दिया है। तो अगर आपको कोई चीज नहीं भी पता थी, लेकिन क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको करना क्या है, दोनों का गुणा करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो क्या, W इक्वल टू क्या हो गया, h/0 हो गया, W0 इक्वल टू h/0, देहली आपका कार्य फलन, यही आपको निकालना था टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, h आपको दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻34। हालांकि देखो मैं मानता हूं, अगर देखो वैसे में h की वैल्यू पता भी होती है, ज्यादा हम जानते हैं, इससे थोड़ी ज्यादा नंबर होता है ना, 6.626 होता है इंटू 10⁻34। तो आप अगर देखो क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो जो आपको पता है आप वो वाला फॉर्मूला यूज, वो वाला आप जो वैल्यू है उसका यूज में लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई चीज दी हुई है तो आपको वही यूज में लेना होता है, उसमें छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन को आपको ईजी करने के लिए दिया हो, और अगर आप खुद से लगा दो हो सकता है थोड़ा लंबा चले, आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे आंसर एक ही बार में आएगा, हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो h हो गया इंटू न्यू0 हमें क्या दिया, 1.3 इंटू 10⁻15, तो 1.3 इंटू 10⁻15 हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे करना ही क्या है, मुझे केवल यहाँ पे गुणा करना था और कुछ नहीं करना, इतना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ गुणा करने के जरिए। तो गुणा कर लेते हैं। तो देखो गुणा कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, वो तो आप कर ही सकते हो, नंबर्स का नंबर से कर लेना और 10 की पावर का 10 की पावर से रखना। तो यानी कि 6.6 इंटू 1.3 मैंने एक तरफ रख लिया, इंटू 10⁻34, और आपको पता है यहाँ पे 10⁻15 है। थोड़ा सा अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ तो देखो मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ कि नंबर्स का मैं एक तरफ ले लेता हूँ, 10 की घात मैं अलग रख लेता हूँ, 10 की घात को अलग सॉल्व करता हूँ और नंबर्स को अलग सॉल्व करता हूँ, ओके, इस तरीके से मैं करता हूँ, लेकिन मेरा तरीका है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या आपका कोई अच्छा तरीका है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, तो 13 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8785, और यहाँ पे आ जाएगा 2 के बाद पॉइंट, इंटू 10⁻13 34 माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा 19 आ जाएगा, और जूल, ठीक है, ओके। सो 8.58 इंटू 10⁻−19 जूल, ये आपका आंसर आएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है फटाफट में देख लो, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा, दिख गया।
हो गया क्वेश्चन। तो इतना ही लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इजी क्वेश्चन आते हैं, बस देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ना आना चाहिए। हमने कॉन्सेप्ट पकड़ा आराम से, कौन से टॉपिक से, उसी टॉपिक के रिगार्डिंग जो थ्योरी थी वो हमने थोड़ी सी दिमाग में ली कि हाँ भाई इसके अंदर ये चीज़ होती है, ये कॉन्सेप्ट है कार्यफलन का, और कार्यफलन ये हमसे पूछता है। कार्यफलन का हमें फॉर्मूला पता था, हमने वही एक सिंगल फॉर्मूला वही हमने लगाया, और डायरेक्टली क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था, हमने लगाया, एक झटके में आंसर आ गया। तो इतना ही रहता है। ओके, तो आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना, तो थ्योरी अच्छे से रखो। मैं कह रहा हूँ थ्योरी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ के अगर आप टॉपिक्स पकड़ पा रहे हो, टॉपिक से फिर आप थ्योरी पकड़ रहे हो, और फिर आप लगा दो फॉर्मूला, आई गारंटीड हर बार आंसर आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। ये फिक्स तरीका है, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी हैबिट डालोगे, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, आपको फिजिक्स में या मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। और सब तरीके में क्वेश्चन करने का तरीका सेम ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन करोगे, सारे टॉपर्स भी ऐसे ही करते, लाइक बाकी बास्केट में भी टॉपर रहे, ऐसी बात नहीं है। ओके, कॉलेज गए ना IIT, तो हमने भी कुछ तरीका अप्लाई, तो मेरा तरीका ये था, आपका अपना तरीका हो, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आपको कोई तरीका नहीं पता, ये तरीका यूज में लो, हमेशा चलोगे, ठीक है। गलत नहीं करो कम से कम। बाद में शॉर्टकट्स इसके बाद आते हैं, धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस से आते हैं। ओके, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जेईई मेंस 2022 का हमारा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखोगे, यहाँ पर देखो क्वांटम संख्याओं की बात हो रही है। तो क्वांटम संख्याओं के बारे में आप थियोरेटिकली कितना जानते हो, वहां से एक क्वेश्चन आया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग। अभी देखो मैं आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो अगर आप चाहो तो इसका आंसर अभी भी दे सकते हो। अगर नहीं पता, आपने स्टार्टिंग का भी अच्छे से सुना है, जब हम क्वांटम का जब हम क्वेश्चन कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो आपको वो भी आपने अच्छे से सुना है, तो इसका आंसर आप एक बार में दे सकते हो। ओके, एक बार क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या, आपको 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैंने इसको आगे लिखा हुआ है, कौन सा कथन सही है, तो आपको सही कथन बताने हैं। तो एक बार आराम से क्वेश्चन को देखो, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, आराम से देखना, और फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। ओके, चलिए एक बार मैं आपको टाइम देता हूँ, फटाफट करना ट्राई से। सो आई होप सबने क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा और अपना आंसर दे दिया होगा। अब चलो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो हमको ये बताना था कि आपको ये सारे स्टेटमेंट दिए हैं, 5 स्टेटमेंट आपको बताना है, इसमें कौन कौन से सही हैं, ये आपको बेसिकली बताने, ठीक है। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या दिया, आपको ये बोला गया है कि जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है n, वो एक धनात्मक पूर्णांक होता है जिसमें n की वैल्यू 1, 2, 3 होती है ना। तो अगर हम ये अगर बात करें तो बात बिल्कुल सही है, जैसे कि हमने देखा भी था, अभी हमने थ्योरी देखी थी। तो थोड़ी सी थ्योरी में आप पे लिख देता हूँ। देखो n जो आपकी होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या ही होती है, जिसकी वैल्यू आपकी 0, 1, 2 टोटल आपकी पूर्णांक संख्या आपकी ही होती है हमेशा, है ना। और क्यों होती है, क्या पता ही, क्योंकि ये कोश संख्या को रिप्रेजेंट करती है ना। और किसी भी चीज़ की संख्या को आप काउंट करते हो हमेशा धनात्मक में ही करते हो। आप कोई अगर जैसे मैं काउंट करने वाला हूँ किसी भी चीज़ को, कॉमन सेंस, जैसे अगर पेन को मैं काउंट करूँगा तो मैं क्या इसको कभी आधा पेन बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको कभी 2.5 पेन बोल सकता हूँ, या 3.5 बोल सकता हूँ, या 10.5 बोल सकता हूँ, नहीं। या मैं से बोलूँ कि ये -1 है, ये -1 पेन है मेरे हाथ में, ऐसा बोल सकता हूँ, नहीं। गिनती अगर करोगे तो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में ही करोगे ना, वो भी धनात्मक पूर्ण संख्या, तो बात बिल्कुल सही है। तो n क्या होती है आपकी, जो कि आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है ना। n क्या आपकी मुख्य क्वांटम संख्या ही होती है, और वो बेसिकली आपकी कोश को प्रदर्शित करती है ना। कोश, या जिसको आप क्या बोलते हो, कक्षा भी बोलते हो, तो एक ही बात होती है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और वो काउंटिंग में यूज ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है हमेशा धनात्मक ही होती है, ठीक है। तो ओके, पहली चीज़ तो ये तो आपका सही लिखा हुआ है, पहली चीज़ सही है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अच्छा, 0 तो होता ही नहीं, होती 0 तो होता है, कम से कम 1 से तो स्टार्ट करोगे ना। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्या होती है आपको, किसी दिए गए n यानी मुख्य क्वांटम संख्या के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या जो आपकी l होती है उसका मान 0, 1, 2 से लेकर n तक होता है। तो क्या ये वाली बात सही है? आई डोंट थिंक कि ये वाली बात शायद गलत लिखी है ना, क्योंकि देखो अभी हमने जैसे देखा था l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1 तक होती है ना। तो अभी आपको याद होगा, अभी हमने बोला था l जो आपकी द्विगुणित क्वांटम संख्या होती है इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, n-1 तक जाती है। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया n तक होती है, तो n नहीं होता, n-1 तक होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया हुआ, तो यहाँ पर ये गलत है। अच्छा, तीसरा क्या है, किसी विशेष L यानी आपकी द्विगुणित क्वांटम संख्या के लिए जो चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या होती है, जो Ml होता है वो आपका, उसका मान 2l+1 होता है, उसकी टोटल संख्या 2l+1 तक होती है। तो चलो देख लेते हैं एक बार के लिए। जैसे अगर हम बात करें Ml की वैल्यू कहाँ तक होती है किसी भी L के लिए, -l से लेके +l तक। और यहाँ पे अगर आप काउंट करते हो ना इन सबको -l से +l तक, जो टोटल संख्या निकल के आती है वो 2l+1 ही होती है। ओके, आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, किसी के लिए भी ट्राई कर लेना, 2l+1 होती है हमेशा। ओके, तो ये वाली बात जो है क्वेश्चन में बिल्कुल सही दी है, 2l+1 ही होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्रण के 2 संभावित अभिविन्यास
प्लस माइनस हाफ होते हैं। तो ये तो हमने पता ही था, जो आपके इलेक्ट्रॉन चक्रण होता है, जबकि चक्रण क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है, जो कि आपका ms होता है, जिसको आप s भी बोलते हो, और यहाँ पे इसको m भी बोलता हूँ। तो उसकी वैल्यू या तो प्लस हाफ आपके पास होती है या फिर आपके पास होती है माइनस हाफ। तो दोनों ही मान क्या है आपके संभव हो पाते हैं। तो ये वाली बात भी सही लिखी हुई है। तो चौथा स्टेटमेंट जो है वो भी आपका सही लिखा हुआ है, चलो ठीक है। और पांचवा क्या है आपका, L = 5 के लिए टोटल 9 कक्षाएं होती हैं। तो क्या ये वाली बात सही लिखी हुई है क्या? चलो एक बार इसको देखते हैं, है ना। तो आपको पता है जैसे कि अभी क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये पूछा है बेसिकली ml के बारे में पूछ रहा है ये, कि अगर L = 5 हो तो ml की क्या टोटल 9 वैल्यू होंगी। चलो देखते हैं, अगर मैं फॉर्मूले में अगर रखता हूँ, चलो यहीं क्या रख देते हैं। तो आपको बोल रहा है L = 5 होगा तो m कितना हो जाएगा, ml कितना हो जाएगा, 2 × 5 + 1, जो कि इसका फॉर्मूला था, है ना, क्योंकि वो कक्षा निकालने का फॉर्मूला था। तो क्या हो जाएगा ये 10 + 1 यानी कि 11, यानी हमारे पास टोटल 11 होने चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 9, तो ये तो गलत दिया हुआ है, तो यानी कि पांचवा स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। तो असल में अगर देखा जाए तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो पाए हमारा, आप देखोगे एक तो आपका पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा गलत था, तीसरा वाला सही है, चौथा सही है, पांचवा गलत है, यानी कि ए, सी और आपका डी, ये तीन आपके सही है, बचे दो आपके गलत है। तो ए सी डी कौन सा हो गया, ये रहा ए, सी और डी, ये तीनों ही आपके सही हैं, बचे आपके गलत होंगे। ओके, सो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करना था। अब देखो यहाँ पर अगर बात करोगे तो आपको क्या पूछा गया, थ्योरी पूछी गई ना, तो अगर आपको थ्योरी क्लियर अगर नहीं होती तो क्या आप क्वेश्चन कर पाते, नहीं कर पाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ थ्योरी हमेशा करके रखो। ओके, बहुत अच्छी एडवाइस है, हमेशा थ्योरी पहले करनी चाहिए, उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन करने चाहिए। तो और दोनों में देखो क्या है, एक तो दोनों एक साथ करो, सही में बोल रहा हूँ। लाइक आपने एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक की थ्योरी आपने समझी, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन लगा लो, और ऐसा अगर करोगे ना तो आप क्वेश्चन करना भी आ जाएगा और थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। लाइक डबल फायदा होता है इससे। ओके, तो ये बहुत अच्छा चीज होगा अगर आप करते हो तो। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आ जाए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको बोला गया है कि 300 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। तो आपसे ये पूछ रहा है। तो फोटोन की ऊर्जा आप जानते हो कहाँ से आती है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले। आपको याद होगा जो आपका प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है, वहां पर बेसिकली फोटोन के बारे में सारा जिक्र किया गया है, और कहीं पर भी नहीं। मतलब और आगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप पढ़ते हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव, वहां पर भी इसी सिद्धांत का उपयोग करके उस विकिरण की ऊर्जा बात की जाती है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ही होता है, और वो क्या बोलता है कि जो ऊर्जा होती है वो आपकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, यही तो बोलता है। तो फोटोन की जो ऊर्जा है तो E क्या होता है, = h न्यू हो जाता है। पर देखो ये जो फॉर्मूला ये क्या है, ये है एक फोटोन की ऊर्जा का, एक फोटोन की ऊर्जा अगर आप निकालनी हो तो h इंटू इसकी आवृत्ति कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। h क्या होता है, प्लांक स्थिरांक होता है। ठीक है, अच्छा लेकिन हमसे क्या बोला है, हमसे पूछा 1 मोल फोटोन। 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो एक फोटोन है, 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 × 10⁻23, जो कि आवोगाद्रो संख्या, तो आपको वहां गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो 1 फोटोन की ऊर्जा हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 मोल की ऊर्जा, 1 मोल फोटोन क्या होता है आपका, 1 मोल फोटोन क्या हो जाएगा, E = क्या हो जाएगा आपका Na इंटू में h न्यू। हम क्या करेंगे, आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, क्योंकि आवोगाद्रो संख्या क्या होती है, वो 1 मोल के बराबर होती है ना, आपको पता है ना। 1 मोल क्या होता है आपको पता होगा, Na के इक्वल होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो हमें बस इसी चीज को ध्यान रखना है। तो बस अब फटाफट आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, फटाफट लगा देते हैं। तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में देखो आपको h की वैल्यू दी हुई है तो वो यही यूज में लेना पड़ेगा, Na की वैल्यू जो दी है आपको वही वाली यूज में लेनी है, और आपको C भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन के अंदर वैसे आपको लैम्डा दिया, तरंगदैर्ध्य दिया, आपको डायरेक्टली आवृत्ति नहीं थी। तो आप जानते हो आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य का संबंध भी क्या होता है, आपको पता है न्यू = क्या होता है C/λ। तो यानी कि मैं चाहूँ तो न्यू की वैल्यू यहाँ पे इसको भी रख सकता हूँ, तो E = क्या हो जाएगा Na इंटू में h C/λ। तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज ले लो, एक ही बात है ना। तो चलो चीजें रख देते हैं। तो Na क्या दिया आपको 6.02 × 10⁻23, तो 6.02 × 10⁻23, तो आपको यही लेनी है। ओके, पूरा नहीं लेना, हम जानते हैं हमारे मान होते हैं, अपनी वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी हर एक स्थिरांक की, लेकिन क्वेश्चन में दी जाए तो वही लेना, उसमें चेंज मत करना। ठीक है, अच्छा इंटू h क्या है आपका, h दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया हुआ 6.63 दिया है, 6.626 नहीं दिया, 63, तो आपको वही लेना चाहिए। तो 6.63 × 10⁻34 इंटू C क्या है आपका, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो वैसे भी याद होना ही चाहिए। 3 × 10⁸,
और डिवाइड बाई लैम्डा कितना दिया है 300 नैनोमीटर का। और आपको पता है यहाँ पे मात्रा कम है, आपको नैनोमीटर नहीं चाहिए होता, आपको मीटर चाहिए होता है। और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होता है 10⁻⁹ ये आप जानते हो अच्छे तरीके से। साइड में मैं लिखता हूँ 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। तो आपको ये परिवर्तन करना पड़ेगा। तो 300 नैनोमीटर कितना हो जाएगा 300 × 10⁻⁹ यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 300 नैनोमीटर तो वो क्या हो जाएगा 300 × 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। तो मात्रक तो हमें सही रखने पड़ेंगे ना, मीटर चाहिए होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 300 × 10⁻⁹ ओके। तो ये हो जाएगा। अब हमें करना है कि बस इसको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व कर जाता हो ना तो फिर आपका आंसर आराम से आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अच्छा छोटी मोटी कैलकुलेशन चलो हम इस पर कर सकते हैं जैसे आप चाहो तो। जैसे कि थोड़ा सा फास्ट करने की मैं कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, कर सकते हो। जैसे कि देखो क्या क्या चीज़ पहले कैंसिल हो रही है वो थोड़ा देख सकते हैं। आपको पता है देखो 3 से तो सबसे पहले 300 कट जाएगा आपका 100 टाइम्स, ठीक है, ऑब्वियसली बात है फायदा रहेगा। और यहाँ पर देखो ऐसा करना कि जो आपका 10 की पावर है उसको तो एक तरफ रखना और संख्या को एक तरफ गुणा में रखना। ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन अच्छी होती है। अब जैसे देखो हमारे पास संख्या क्या है, एक तो ये है, एक ये संख्या है और मेरे पास और कोई संख्या बची नहीं है ना। यानी 6.02 का 6.63 से बस मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिख लेता हूँ इसे। तो क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा हमारे पास क्या हो जाएगी 6.02 × 6.63 और इसके साथ अब बची चीजें गुणा में है तो उनको 10 की घात एक तरफ लेते हुए चलना। तो गुणा में क्या एक तो 10⁻23 है तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻23 इंटू 10⁻34 है 10⁻34 इंटू 10⁸ था वहाँ पे, ये रहा 10⁸। और डिवाइड में क्या है, एक तो देखो क्या है हमारे पास, एक तो है हमारे पास 100 इंटू 10⁻⁹ तो डिवाइड में पूरे में हमारे पास डिवाइड में क्या है 100 इंटू 10⁻⁹ इस तरीके से। अब इनका अलग सॉल्व कर लो और इनको अलग तरीके से सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्या क्या बचेगा हमारे पास, तो देखो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ अभी तो 6.02 इंटू 6.63 इंटू, अब देखो आपको पता है 10 की घात जो है आधार समान होता है तो घातें जुड़ या घट जाती हैं। तो क्या क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10⁻23 ये -34 है तो यहाँ -34, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 8 और देखो 10 की घात -9 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 9 और 10 की घात 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब हमारे पास होता है 10⁻²। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2 इस तरीके से। तो पहले मैंने क्या किया सारे घातों को एक साथ रख लिया और संख्या अलग रख ली। अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 6 का अगर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चल जाएगा आपको करीब 399 समथिंग आएगा। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ करीब 399 समथिंग आएगा। और इनटू में अगर आप करते हो गुणा तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 की पावर आपका हो जाएगा यहाँ पे 34 माइनस में है, ये हो जाएगा -36 और 24 9 और आपको 10 की पावर करीब 3 समथिंग आना चाहिए आई गेस, करीब 3 आएगा इतना जो। तो मुझे ऑलरेडी थोड़ा सा आंसर पता भी है इसलिए भी है, लेकिन ये कि आपको करना पड़ेगा 10 की पावर 3 करीब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो क्या हो जाएगा आपके पास ये 399 इंटू में किलो जूल, क्योंकि 10 की पावर 3 क्या होता है आपका किलो होता है, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है देखो हमने मोल के लिए निकाला है इसलिए आपके ऑप्शन में देखो यहाँ पे पर मोल लिखा भी हुआ है। तो आप चाहो तो जब कर रहे हो तब ना पर मोल भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने 1 मोल के लिए निकाला है, 1 फोटोन के लिए निकाला, हमने 1 मोल के लिए निकाला है, ठीक है। तो ऐसे कैसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है पर मैं थोड़ा बहुत तरीका है, ऐसे आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी तो आप अच्छे से कर पाओगे, ओके। चलिए सो अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। अगला वाला क्वेश्चन क्या एक बार देख लेते हैं। अब देखो अगेन क्वांटम संख्या पर आधारित ये क्वेश्चन है। अब देखो लेकिन ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा सा अलग रहेगा लेकिन सही है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन आपका लेटेस्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, आपका ये देख सकते हो 2022 का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट ईयर रहेगा, ठीक है। क्या दिया आपको, देखो आपको 4 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या आपको दी गई है, ओके। तो आपको अलग अलग क्वांटम संख्या यहाँ पे दी हुई है, आपको पता है ऊर्जा के बढ़ता हुआ सही क्रम बताना है, ओके। तो आपको क्वांटम संख्या के आधार पर बताना है कि इलेक्ट्रॉन में किसकी ऊर्जा ज्यादा है किसकी ऊर्जा कम है। अब देखो क्या आप टॉपिक समझ पा रहे हो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया। आपको याद होना चाहिए कि क्वांटम संख्याओं के आधार पर क्या आप कभी ऊर्जाओं की बात करते हो, बिल्कुल करते हो। कहाँ करते हो, आप बात करते हो कक्षकों की ऊर्जाओं में। जब आप अलग अलग कक्षक होते हैं 1s 2s 2p 3s 3p ये तो आप सारे कक्षक होते हैं, तो इनमें जब हम ऊर्जाओं का क्रम रखते हैं क्योंकि आपको पता है उनमें इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं, तो वहां पर आप क्वांटम संख्याओं की मदद से कक्षकों की ऊर्जाओं को निर्धारित करते हो और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन वहां भरते हो, अवॉव का नियम, पाउली का या हुंड के नियम के आधार पर, है ना। और वहां पर कक्षकों की ऊर्जा कैसे निर्धारित की जाती है, n + l
नियम की मदद से, बिल्कुल सही, n प्लस एल नियम की मदद से आप पता कर सकते हो कि किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है। और जिस कक्षा की ऊर्जा कम होगी उसमें कम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको देखो n या l की वैल्यू दी है और उसके आधार पर बस आपको देखना है कि किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा ज़्यादा है। ml या ms से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। हमें केवल मेनली l और n की वैल्यू से ही मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए, अगर यहाँ पे देखें तो आपको देखना क्या है, n प्लस l में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो आपको बढ़ती हुई ऊर्जा देनी है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। चलो ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा n और l को मैं जोड़ूँ तो 4 और 2 कितना हो जाता है, 6। तो यहाँ पर मैं 6 रख देता हूँ, अभी मैं केवल नंबर रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है, क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 1 है, 4 और 1 क्या होता है, 5 हो जाता है। और यहाँ पर क्या है आपका 3 और 1, 3 और 1 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये n प्लस l की सारी वैल्यू आ गई। तो जिसके लिए सबसे कम वैल्यू उसकी ऊर्जा सबसे कम, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसकी वैल्यू उसकी ऊर्जा भी ज़्यादा। तो सबसे कम क्या है 4, यानी कि आपका चौथा जो है फोर्थ, इसकी ऊर्जा तो क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। अच्छा, बढ़ता हुआ क्रम है तो पहले सबसे कम, उससे ज़्यादा उस तरफ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब देखो इन दोनों में क्या है 5 5 है। तो n प्लस l की वैल्यू अगर दोनों की इक्वल हो जाती है तो हम ये बोलते हैं कि इन दोनों में भी अगर इक्वल हो जाए तो जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होती है, ओके मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये क्या हो जाए कभी भी हो जाए आपके समान आ जाए किसी के लिए भी, तो आप क्या करते हो, आप ये देखते हो n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। ओके, ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखो दोनों के लिए 5 5 है, पर यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू 4 है। यानी तीसरे वाले ऑप्शन में n की वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी, तीसरे वाले की, यानी दूसरे वाले की कम है अभी, है ना। तो यानी कि अभी हमारे पास कौन आएगा, चौथे के बाद कौन आएगा, फिर हमारे पास आएगा दूसरा, और दूसरे से ज़्यादा किसकी है, मेरे तीसरे वाले की, और सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू 6 है, फिर ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। तो 4 फिर 2 फिर 3 और फिर 1, तो कौन सा है हमारा ये, 4 सबसे कम, फिर 2 फिर 3 और 1। ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 2 3 और 1, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्वांटम संख्याओं के आधार पर ही हमने क्या किया, इस बार कक्षाओं की ऊर्जा निकाली। और आपको पता है इसकी टॉपिक की मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखते हो, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप समझ रहे हो, क्वांटम संख्या टॉपिक एक ही है, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऊर्जा के आधार पर से क्वेश्चन पूछ लिया, उसने पूछा कौन से समूह संभव है नहीं है, ये पूछ लिया उसने, इसी में थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन में देखा 2022 के ही आए हुए क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्वांटम संख्या पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और से अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हमने देखे, है ना। तो आपको क्वेश्चन का तरीका पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाया करेगा। ओके, चलिए तो आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं एक बार फटाफट। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या हमारा, आपको देखो क्वेश्चन हमसे पढ़ना है, टॉपिक सोचना है थोड़ा सा, फिर आंसर देना। तो क्या है हमारा, आपको बोला है कि 4p कक्षक में रेडियल नोडों की संख्या और कुल नोडों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक वर्ड आया है जिसका बोल रहे हो नोड। नोड क्या होता है, पहले ये वर्ड पता होना चाहिए, ओके। वैसे अगर बुक में देखोगे एनसीईआरटी बुक में भी है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। नोड क्या होता है, देखो आपको पता है कि हमारा जो परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सारा खेल क्या है, परमाणु के अंदर जो है ना जितने भी मॉडल दिए गए हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की स्थिति को समझाने में मुश्किल लगते हैं। क्यों, अगर देखो नाभिक में अगर बात करेंगे उसकी जगह तो फिक्स होती है परमाणु के केंद्र में, तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं, वो नाभिक में मिलते हैं, तो उनकी जगह तो फिक्स हो गई। अब बचा क्या हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पर होगा, उस परमाणु में, उस नाभिक के आसपास होगा, कितनी दूरी पर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, वो लगातार गति कर रहा है, तो ऐसे में उसकी स्थिति पता करना मुश्किल होता है। अब कहीं पर तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कहीं पर इलेक्ट्रॉन नहीं भी मिलेगा, सही बात। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 होती है उस जगह को आप बोलते हो नोड, ठीक है। यानी ये कौन सी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है, 0 पॉसिबिलिटी जहां होती है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, उसको नोड बोलते हो। जैसे कि एक सिंपल आइडिया मैं आपको देता हूं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नाभिक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, है ना। अगर नाभिक में अगर आप देखते हो तो नाभिक में क्या होता है, आपके प्रोटॉन होता है या फिर आपका न्यूट्रॉन होता है, तो क्या वहां पर कभी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो वो आपके लिए जैसे नोड की जगह हो गई, इस प्रकार से जहां पर वो मिलता ही नहीं है, ऐसे वो जगह होती है आपकी नोड कहलाई जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे में क्या होता है, अब ये भी हमारे क्या अलग अलग इनके नाम होते हैं, अलग अलग टाइप की हमारी नोड होती हैं। तो देखो एक तो होती है हमारी कौन सी, 2 टाइप की नोड है हमारे पास, एक तो होता है मेरा रेडियल नोड, ठीक है, और एक होता है मेरा कोणीय नोड। कोणीय नोड, ठीक है। 2 टाइप के हमारे क्या होते हैं, नोड होते हैं, ठीक है। रेडियल नोड जो होते हैं, अगर इसका जो तो इनका क्या है फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले के आधार पे करना होता है नहीं तो रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, वो होता है आपका फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। और कोणीय नोड जो होता है वो आपका l होता है।
और n और l आप ऑलरेडी जानते हो क्या होते हैं, ये आपको पता है क्वांटम संख्या होती है, n जो होती है आपकी वो मुख्य क्वांटम संख्या है और l आपकी यहाँ पे द्विगांशी क्वांटम संख्या है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कुल नोड क्या होता है, तो देखो नोड आपके दो टाइप के, रेडियल नोड और कॉर्डी नोड। कुल क्या होते हैं कि दोनों को ऐड कर दो, तो कुल नोड क्या हो जाएंगे, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा n माइनस l माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा l से l कट जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे n माइनस 1। ये आपके कुल नोड की जगह हो जाती है, ठीक है। अब देखो तो हमने सारे फॉर्मूले लिख दिए नोड के, तीन ही फॉर्मूले हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए और क्वेश्चन ऐसे ही आता है हमेशा। आपको बोला 4p कक्षा के लिए आपको रेडियल नोड बताना है और कुल नोड बताने हैं, ठीक है। तो रेडियल में क्या हो जाएगा, आपको 4p दिया हुआ है ना। अब देखो अगर आपको दिया है 4p तो देखो आपको क्या पता करना है, आपको सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, n और l क्या क्या होगा। तो देखो 4p में आपको पता है जो नंबर होता है वो आपका n मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, तो n तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। और अगर l की बात करेंगे तो p के लिए l क्या होता है, हम जानते हैं SPDF होता है। तो अगर SPDF जो आपके कक्षक होते हैं तो l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होती है, ठीक है। तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1। अब देखो अगर मुझे रेडियल नोड अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा n माइनस l माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 2। 4 माइनस 1 माइनस 1 आपका 2 क्या हो जाएगा, आपका टोटल रेडियल नोड हो जाएंगे। अच्छा अगर मैं बोलूँ यहाँ पे चलो एक बार के लिए कोणीय नोड भी निकाल देते हैं। कोणीय नोड की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, वो l की जो भी वैल्यू होती है ना वही आपके कोणीय नोड भी होते हैं। l की वैल्यू क्या है, 1 दी हुई है, तो कोणीय नोड भी क्या होता है आपका 1 ही रहेगा, फिक्स, सिंपल सा। ओके ये सबसे इजी होता है। अच्छा कुल नोड क्या होते हैं, कुल नोड अभी जैसे मैंने लिखा था, कुल नोड क्या होता है वो आपका होता है n माइनस 1। जो आपका n माइनस 1 है वो क्या होता है आपके कुल नोड की संख्या हो जाती है। और n की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, वो दी हुई है 4 दी हुई है, यानी कि 4 माइनस 1 यानी क्या हो जाएंगे 3। तो 3 तो क्या हो जाएंगे कुल नोड। क्वेश्चन क्या देखो क्या है, रेडियल नोड पूछा है, कुल नोड इसने पूछा है, तो रेडियल नोड हमारे हो गए 2 और कुल नोड हो गया हमारे पास 3। तो क्रमशः आप देखो ध्यान रखना इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि जो पहले दिया हुआ है आंसर, देखो अगर कभी भी एक से ज्यादा चीजें पूछी जाए एक साथ ही तो ऐसे में जो पहले पूछा जा रहा है उसका आंसर हमेशा पहले वाला नंबर होता है, पहली वाली चीज होती है, और जो बाद में पूछा है उसका वैल्यू बाद वाली होती है। तो रेडियल नोड हमारे कितना है, हमारे पास आए 2 है, तो रेडियल नोड तो क्या है हमारे, ये है हमारे 2 है, तो पहले आएगा 2 और फिर बाद में क्या आएगा आपके पास, बाद में आपके पास आएगा कुल नोड। कुल नोड कितने आपके 3, तो 2 and 3 ये हो जाएगा आपका। तो 2 and 3 का आप देखो पहले 2 है फिर 3 है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे आप क्वेश्चन करते हैं। अब देखो टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी था, आपको बस ये थोड़ी सी नॉलेज पता होनी चाहिए थी और आराम से आंसर आ जाते हैं, आराम से सारे आंसर आते हैं, आराम से क्वेश्चन होता है, कोई मेहनत नहीं लगती है। ओके बस आपको थोड़ा सा सही नॉलेज होना चाहिए, ओके चीज़ें अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस, और इतने में काम मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जेईई क्रैक करना बहुत ईजी होता है। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर कि हाँ कर सकते हैं, सब कुछ हो जाता है। लाइक इतना मुश्किल नहीं है, सब लोग करते हैं ना, अब यार हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हो, क्या ही प्रॉब्लम है उसमें। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की और सही थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, बाकी सब हो जाता है। ओके क्लियर है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे एंड हो जाता है, जिसमें आज हमने परमाणु की संरचना के जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो लेटेस्ट ईयर आए थे, वो हमने सॉल्व किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। यार एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना है आपको आज की क्लास कैसी लगी। ओके एंड इसके अलावा कोई भी अगर आपकी अदर जो डिमांड है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो और मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पे रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। एंड इसके अलावा जब लाइव क्लास रहेगा तो लाइव क्लास में भी हम जरूर मिले करेंगे, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और मस्त तरीके से जेईई क्रैक करेंगे। ओके चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।